अध्याय 821। मैं डॉलर के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। हान सेन को गठबंधन और दौरे पर आए शूरा के बीच होने वाली बैठकों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, जिनमें वे शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती बैठकों में उन्हें सिर्फ 2 दिन लगे, लेकिन शर्तों पर बातचीत में कम से कम 2 महीने लग गए। कई साजिशें रची जा रही थीं, जिन्हें हान सेन राजनीति के क्षेत्र में अपनी कम जानकारी के कारण समझ नहीं पा रहा था। उसने बस जी यानरान के डिनर पर जाने के लिए तैयार होने का इंतजार किया। जी यानरान बहुत घबराई हुई थी। आखिरकार वो एक लड़की थी। वो जानती थी कि हान सेन ताकतवर है, लेकिन इतनी अहम लड़ाई में उसके लिए लड़ने के ख्याल से ही वो बेचैन हो रही थी। ऐसी लड़ाई जानलेवा नहीं होती थी। इस लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता था और कुलीन वर्ग पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता था। अगर बात हद से ज्यादा बढ़ जाती तो अर्धदेव कुलीन वर्ग झपट्टा मारकर प्रदर्शनी को खत्म कर देते। लेकिन फिर भी जी यानरान चिंतित थी। वह अपने पिता को ढूंढ रही थी, जानना चाहती थी कि क्या कोई रास्ता है जिससे वे इस झगड़े से बच सकें। जी रुओजिन हान सेन का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसकी बहुत कद्र करता था। उसने जी यानरान से कहा, उसकी भलाई की चिंता मत करो। वह लुओ परिवार से है, वह हारेगा नहीं, शाही शूरा से लड़ाई में भी नहीं। हालांकि जी रुओजिन को पता नहीं था कि हान सेन ने लुओ परिवार से कुछ भी जानने से इनकार कर दिया था। अगर उसे यह पता होता तो हान सेन की जीत पर उसका यकीन इतना पक्का नहीं होता। अपनी गहरी चिंता के बावजूद जी यानरान ने इसे किसी के सामने जाहिर नहीं किया। वह खास तौर पर इस बात पर अड़ी हुई थी कि हान सेन को अपनी भावनाएं जाहिर नहीं होने देंगी, कहीं ऐसा न हो कि इससे उसके फैसले और प्रदर्शन पर असर पड़े। इसके अलावा वह शूरा के सामने कमज़ोर और परेशान नहीं दिखना चाहती थी। हान सेन की मुलाकात यूकियालान से दावत के दौरान हुई और वह ये देखकर हैरान रह गया कि शूरा असल में तस्वीर में दिखने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इंसानों में शूरा जैसी उपस्थिति बनाए रखने की क्षमता नहीं होती, लेकिन यही बात दूसरी तरफ भी सच थी। शूरा इंसानों की संवेदनशीलता की नकल नहीं कर सकता था। हान सेन इंसानों को उनकी ज्यादा दयालुता, विविधता और सहजता के कारण पसंद करते थे। शाही शूरा भले ही सुंदर और आकर्षक दिखते हों, लेकिन उन्हें पता था कि शांति समर्थन बैठकों की औपचारिकताओं से आगे निकल जाने के बाद उनके साथ घुलना मिलना मुश्किल हो जाएगा। दावत के बीच में शूरा ने द्वंद्वयुद्ध का सुझाव दिया। गठबंधन ने इस सुझाव के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए सभी लोग बाहर चौक की ओर चल पड़े। मुख्य व्यंजन आने से पहले ही यूकियालान वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। जी यानरान घबराई हुई थी। उसे उम्मीद थी कि यूकियालान उसे चुनौती नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो हान सेन को लड़ना पड़ेगा। सभी लोग बेसब्री से यूकियालान के उस व्यक्ति का नाम जानने का इंतजार कर रहे थे जिसे वह चुनौती देना चाहता था। अगर वह जी यानरान को चुनता, हालांकि यह अनुचित होता, तो उसके पास अनुरोध स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। फिर उसके मंगेतर के रूप में हान सेन उसके चैंपियन के रूप में उसकी ओर से लड़ने के लिए आगे आता। लेकिन एक समस्या थी। अगर हान सेन हार जाता और यूकियालान फिर से जी यानरान को चुनौती देता तो इंसान 2 मुकाबले हार जाते। ऐसी बात बहुत शर्मनाक होती। यूकियालान की आंखें रत्नों जैसी थीं, और उनसे उसने अपने सामने कतार में खड़े सभी नौजवानों को गौर से देखा। जब उसकी नज़र जी यानरान पर पड़ी तो वे रुक गईं। उसकी स्थिर निगाहों ने सभी के दिलों को धड़का दिया। यूकियालान ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने होंठ ऊपर उठाए। फिर उसने उससे नजरें फेर लीं। यूकियालान ने अपने सामने खड़े सभी लोगों की ओर देखा और कहा, मुझे आश्चर्य है, आप में से डॉलर कौन है? मैंने सुना है कि वह ब्रह्मांडीय मील से भी ज्यादा शक्तिशाली युवा इंसान है। मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। जब उसने ये कहा तो सब लोग सन्न रह गए। किसी ने भी इस अनुरोध की उम्मीद नहीं की थी। रिसेप्शनिस्ट दौड़कर आए और बोली, मिस्टर यू, मुझे नहीं पता कि आपने डॉलर के बारे में कहाँ सुना है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं है। हुआंग जियाओ हमारा सबसे प्रसिद्ध युवा है। ये तो अजीब है। फिर मुझे कैसे पता चला कि यह डॉलर वाला 10 ईश्वर पुत्रों में स्थान पा गया है? और इस हुआंग जियाओ के बारे में? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। यूकियालान मुस्कुराया। हुआंग शियाओ बहुत शांत था। बिना किसी असहजता के उसने कहा, डॉलर ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें वो चुनौती दे सकता हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। यूकियालान ने हुआंग जियाओ की तरफ देखा और हंसा। उसने कहा, ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें हरा दूंगा। उसके बाद मैं डॉलर से मुकाबला करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम उसे मेरे लिए ढूंढ लो। पहले तुम मुझसे जीत जाओ, हुआंग शियाओ ने बहादुरी से कहा। यूकियालान ने इस पर कुछ नहीं कहा। वह बस चेहरे पर खुशी लिए चौक से आगे बढ़ गया और रिसेप्शनिस्ट ने झगड़े की पुष्टि कर दी। हुआंग शियाओ पहले ही एक श्रेष्ठ योद्धा का दर्जा हासिल कर चुका था। हालांकि वह अभी अभी तीसरे देवता के मंदिर में पहुंचा था। उसकी योग्यता 300 से ज्यादा थी, और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसे युवा शूरा राजा को हराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी।
ये तथ्य कि यू किलान ने जी यानरान का चयन नहीं किया था, कई लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि हान सेन कोई बुरा योद्धा नहीं था, फिर भी कई लोगों का मानना था कि वह पूरी तरह से अपने सुपर पालतू जानवर पर निर्भर था। उन्हें यू किलान के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में उसके बारे में भरोसा नहीं था। जी यानरान को भी राहत मिली। उसे उसके हारने का डर नहीं था, पर वो नहीं चाहती थी कि वो इतनी प्रतिष्ठित लड़ाई का जोखिम और बोझ अपने कंधों पर उठाए। हान सेन मुस्कुराया, जी यानरान को पीछे से पकड़ लिया और कहा, ऐसा लग रहा है कि यह युवा शूरा रईस खैर रईस है। वह अश्लील और घटिया नहीं लग रहा है। यह अफसोस की बात है कि डॉलर यहाँ नहीं है। अगर वह यहाँ होता तो मुझे यकीन है कि वह उसे युद्ध के बारे में एक दो बातें जरूर सिखाता। जी यानरान मुस्कुराए। तो क्या तुम कह रहे हो कि डॉलर उसे हरा सकता है, मुझे नहीं? हान सेन ने जब ये कहा तो उसे जलन हुई और उसने खुद भी यह महसूस किया। उसे लगा कि अपने ही उपनाम से जलन होना अजीब है। तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम बिना चोट के रहो। जब भी तुम अभयारण्य में वापस जाते हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता हूँ, जी यानरान ने हान सेन के कानों में फुसफुसाया। ये सुनकर हान सेन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया और जी यानरान के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। जी यानरान बहुत व्यस्त थी, हाँ, लेकिन हाल ही में हान सेन उससे कहीं अधिक व्यस्त हो गया था। हुआंग शियाओ और यू केलान दोनों चौक के बीचों बीच स्थापित युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए। प्रांगण के दोनों छोर पर एक बूढ़ा शाही शूरा और एक अर्ध देवता खड़ा था। अगर कोई क्रूर घटना घटने वाली होती तो वे आगे आकर युद्ध को समाप्त कर देते। तुम पहले वार करो। अगर मैं पहले वार करूंगा तो मुझे डर है कि ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यू केलान ने अपने प्रतिद्वंदी को ठंडेपन से देखा। ठीक है। हुआंग जियाओ थोड़ा गुस्से में था कि उसका दुश्मन कितना घमंडी और असभ्य व्यवहार कर रहा था। यद्यपि यह भोज और उससे संबंधित युद्ध मीडिया के लिए खुला नहीं था, फिर भी गठबंधन के कई उच्च वर्गीय सदस्यों के पास इस पूरे आयोजन को देखने के तरीके थे। आमतौर पर लोग ऐसी लड़ाई नहीं देखते, लेकिन इस लड़ाई में शामिल लोग खास थे, इसलिए हर महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले द्वंद्व पर नजर रखे हुए था। लंबे समय तक इंसानों की फिटनेस शूरा की ऊंचाई के आसपास भी नहीं थी, लेकिन इंसान बेहतर होने की कोशिश करता रहा। पहली मुलाकात के कई पीढ़ियों बाद भी दोनों प्रजातियों के बीच प्रतिभा का अंतर अभी भी बना हुआ था। लेकिन फिर अभयारण्यों की खोज हुई और इसके बाद मानवता की ताकत में तेजी से वृद्धि हुई, मानो वे धोखा दे रहे हों। हालांकि इससे औसत मानव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन मानव अभिजात वर्ग शूरा से भी ज्यादा शक्तिशाली बनने में सक्षम थे। बच्चे और किशोर अभी भी विशेष रूप से असुरक्षित थे, जो शूरा की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थे। मानवता के कई लक्ष्य थे और इस ब्रह्मांड के मानव अपने बच्चों और किशोरों को तब तक विकसित करना चाहते थे जब तक कि वे स्वाभाविक रूप से शूरा से श्रेष्ठ न हो जाएं। यह एक साझा इच्छा थी जो न केवल औसत कामकाजी नागरिकों की बल्कि गठबंधन के उच्च पदस्थ अधिकारियों की भी थी, और वे इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। 16 वर्ष से कम आयु के मनुष्य शूरा का मुकाबला करने में असमर्थ थे। लगभग 20 वर्ष की आयु में जो लोग भाग्यशाली होते थे, वे उनसे लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति विकसित कर लेते थे। इंसान जिन शूराओं को सबसे ज्यादा हराना चाहता था, वे शाही शूरा थे। वे सबसे बेहतरीन थे और एक औसत शूरा योद्धा को गिराना शाही शूरा को हराने के लिए जरूरी ताकत के सामने बहुत कम था। गठबंधन को हुआंग जियाओ से बहुत उम्मीदें थीं। युद्ध, प्रतिभा और भाग्य के मामले में वह अपनी उम्र के हिसाब से सबसे अच्छा था। वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें एक जन्मजात प्रतिभा थी। वह बहुत भाग्यशाली भी था। वह प्रथम, द्वितीय और तृतीय देवस्थानों के सबसे भव्य मानव आश्रयों में पैदा हुआ था। इसी भाग्य के कारण वह सुरक्षित और शीघ्रता से बड़ा हो सका। इन सब बातों ने उसे इस दिन वह बना दिया था और उसे व्यक्तिगत रूप से गठबंधन द्वारा शाही शूरा यूकिलन को हराने के लिए चुना गया था। गठबंधन के कई लोगों का मानना था कि हुआंग शियाओ के पास इस लड़ाई को जीतने के लिए आवश्यक सब कुछ था, और अगर वह सफल हो गया तो यह उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। बस एक ही कमी थी कि हुआंग शियाओ अपने प्रतिद्वंदी से 1 साल बड़ा था। फिर भी यह एक स्वीकार्य अंतर था। हुआंग शियाओ सिर्फ भाग्यशाली ही नहीं था, वह चतुर, बुद्धिमान और संयमित था। ऐसी स्थिति में पैदा होने वाले दबाव के बावजूद वह पूरी तरह शांत रहा, और अपने दुश्मन के उकसावे के बावजूद उसने जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। हान सेन ने मैच शुरू होने का इंतजार किया। वह भी हुआंग शियाओ की जीत चाहता था। यह उसकी पूरी जाति के लिए गौरव की बात थी, इसलिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लड़ने वाला कौन है। वह जो इतनी प्रतिष्ठित लड़ाई की जिम्मेदारी लेगा, बस जीत तो दोनों की ही होनी थी। क्या हम शर्त लगाएं? अचानक एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। हान सेन और जी यानरान हैरानी से मुड़े और तांग जेनलियू और लिन फैंग को देखा। तांग जेनलियू ही बोल रही थी। और हम क्या दांव लगाएंगे? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा।
चलो शर्त लगाते हैं कि यह लड़ाई कौन जीतेगा, तांग जेनलियू ने कहा। मैं शर्त लगाता हूं कि हुआंग शियाओ जीतेगा। यह कोई शर्त नहीं है, यह एक घोटाला है, हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तांग जेनलियू हंसा, फिर विषय बदल दिया। हान सेन, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे लाइफ जीनो एसेंस बेच सकते हो, और अगर नहीं बेच सकते तो मुझे अपना सुपर पालतू जानवर उधार दे दो ताकि मैं अपने लिए एक सुपर जीव मार सकूं। ऐसे उपकारों की कीमत तुम्हें तय करनी है। मेरे पास एक लाइफ जेनो एसेंस है जो मैं तुम्हें बेच सकता हूं, लेकिन अभयारण्यों में मैं घर से बहुत दूर हूं। मुझे लौटने में बहुत समय लगेगा। हान सेन ने मना नहीं किया, क्योंकि पहली पीढ़ी के लाइफ जेनो एसेंस का उसके लिए कोई मूल्य नहीं था। इसके अलावा जब शूरा द्रव सार्वजनिक हो गया तो जीवन जीनो सार का मूल्य गिर गया, क्योंकि दूसरों के लिए महाप्राणियों को मारना आसान हो गया। आगे क्या होने वाला था ये देखते हुए अब किसी एक को पकड़ना व्यर्थ लग रहा था। सचमुच, तुम कहाँ हो? तांग जेनलियू ने खुश होते हुए पूछा। चलो पहले मैच देखते हैं, इस बारे में हम बाद में और बात करेंगे। जब हान सेन मंच की ओर देखने के लिए मुड़ा तो लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के नियमों के अनुसार किसी को भी किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता की अनुमति नहीं थी। ये लड़ाई आमने सामने लड़ी जानी थी, बिना किसी हथियार, कवच या किसी और चीज़ के। इंसान जानवरों की आत्माओं का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए हुआंग शियाओ ने अपनी मुट्ठी लहराई। जब हुआंग जियाओ ने मुक्का मारा तो हान सेन हैरान रह गया। वह भी अभी एक पारंगत बना था, लेकिन फिर भी उसकी मुट्ठी में जबरदस्त वजन और ताकत थी। उसकी उग्र मुट्ठी से निकलती चमकती रोशनी में हुआंग जियाओ का शरीर किसी बुद्ध की तरह सोने से चमक रहा था। हुआंग परिवार का गोल्डन बुद्धा भले ही ज्यादा मशहूर न हो, लेकिन प्लेटिनम बॉडी से तो यह और भी बुरा हो सकता है। यह आपके शरीर की जीवन शक्ति के साथ साथ उसकी साधारण शक्ति को भी बढ़ाता है। इसे इस्तेमाल करते हुए वह शांत और संयमित नजर आते हैं। शायद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब वह पहली बार एक पारंगत व्यक्ति बने थे तो इसे इस्तेमाल करते हुए उन्हें कोई नहीं हरा सका था, तांग जेनलियू ने समझाया। वेदना हुआंग शियाओ की मुक्का यूकियलान पर लगी। शाही शूरा ने चकमा नहीं दिया, बल्कि मुक्का स्वीकार कर लिया। हर कोई विस्मित आंखों से उन्हें देख रहा था, ये जानने के लिए उत्सुक कि इस हमले का नतीजा क्या होगा। गठबंधन के ज्यादातर लोगों का मानना था कि हुआंग शियाओ अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहा है। आखिरकार हुआंग शियाओ की फिटनेस 300 से ज्यादा थी। ये यूकियलान की अनुमानित फिटनेस 260 से कहीं ज्यादा थी। कुल मिलाकर हुआंग शियाओ को अपने दुश्मन पर स्पष्ट बढ़त मिलनी चाहिए थी। हालांकि नतीजा थोड़ा चौंकाने वाला था। यूकियलान ने किसी तरह हमले को संतुलित किया और किसी भी लड़ाके को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुरंत जवाबी कार्रवाई में दोनों ने अपनी मुट्ठियां भांप लीं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुकाबला शुरू होते ही इतना तनावपूर्ण हो जाएगा। यूकियलान और हुआंग शियाओ वहीं खड़े रहे, उनकी मुट्ठियां एक दूसरे की तरफ तेजी से उछल रही थीं। दोनों लड़ाकों के बीच तेज हवा और हड्डियों के टकराने की आवाज़ें जोरदार थीं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लगता है हमारी जानकारी गलत साबित हुई। यूकियलान की फिटनेस हमारे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। वह हुआंग जियाओ से बिना किसी नुकसान के मुकाबला कर सकता है। उसकी फिटनेस तो निश्चित रूप से 300 से ज्यादा होगी। उसे दबाया या उस पर हावी नहीं किया जा सकता जैसा हमने शुरू में सोचा था। तांग जेनलियू ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन ने भी भौहें चढ़ाईं। शाही शूरा की जीवन शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची होती है। हुआंग जियाओ सिर्फ स्वर्ण बुद्ध के इस्तेमाल के कारण ही उससे मेल खा पा रहा था। साधारण दिव्य प्राणी भी स्वाभाविक रूप से इतने शक्तिशाली नहीं होते। ऐसा लग रहा था मानो यूकियलान ने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कोई हुनर नहीं सीखा था, जो कि सौभाग्य की बात थी। लेकिन ये सोचकर डर लग रहा था कि पूरी तरह प्राकृतिक होने के बावजूद उसके शरीर की जीवन शक्ति हुआंग शियाओ के बराबर थी। सभी लोग मैच को गौर से देख रहे थे, सभी हुआंग शियाओ के समर्थन में थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा। मुझे शूरा के शरीर से सचमुच ईर्ष्या होती है। अगर इंसान भी उनके जैसे होते तो अभयारण्य में हमारी शक्ति बेजोड़ होती, एक बूढ़ा आदमी ईर्ष्या से बोला जब वह लड़ाई का वीडियो देख रहा था। गुरुजी, क्या आप मानते हैं कि हुआंग जियाओ जीत सकता है? एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। ये तय करना मुश्किल है, बूढ़े आदमी ने आह भरी। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह उसकी प्रतिक्रिया से जानता था कि वह वास्तव में शूरा पर विजय पाने की हुआंग जियाओ की क्षमता पर विश्वास नहीं करता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आगे कहा, यदि उनकी फिटनेस के स्तर में ज्यादा अंतर नहीं है तो भी उनके पास मौका हो सकता है। मत भूलो, शूरा की प्रतिभा केवल युद्ध में ही निहित होती है, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। मुट्ठियां एक दूसरे से टकराने लगीं और मुक्कों की बौछार होने लगी। हुआंग शियाओ की मुट्ठी सुनहरे हथौड़े की तरह चमक रही थी। शूरा ने मनुष्यों द्वारा अपनी हाइपर जीनो कलाओं के माध्यम से इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल, तात्विक या जादुई गुणों के बिना ही युद्ध किया।
शूरा ने केवल कच्ची शक्ति का अभ्यास किया और यू केलान ने हुआंग शियाओ की सुनहरी रोशनी का विरोध करने के लिए अपने मांसपेशियों और हड्डियों से प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके द्वारा किए जा रहे प्रत्येक प्रहार को तोड़ना इस बात का प्रमाण था कि वह वास्तव में कितना भयानक रूप से शक्तिशाली था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हुआंग शियाओ को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया। अगर मैं वहां होता तो मेरे हाथों की हड्डियां अब तक धूल में मिल गई होती। तांग जेनलियू ने कहा, ऐसा मत कहो, जब तुम एक श्रेष्ठ बन जाओगे तो तुम यू केलन से ज़्यादा बुरे नहीं होगे, लिन फैंग ने शांति से जवाब दिया। क्या हुआंग जियो ये लड़ाई जीत सकता है? जी यानरान ने बहुत चिंता के साथ पूछा। आमतौर पर गोल्डन बुद्धा की रक्षा और स्थायित्व के वरदान इसके उपयोगकर्ताओं को लगभग बेजोड़ सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जीत भी सकते हैं। लेकिन तांग जेनलियू कुछ कहने ही वाला था, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन क्या? हान सेन ने पूछा। हम किसी भी प्रस्तावित निश्चितता पर भरोसा नहीं कर सकते। आखिरकार वह शूरा के खिलाफ है। तांग जेनलियू ने अपना सिर हिलाया, मानो उसे यह स्वीकार करने का पछतावा हो। लिन फैंग ने तब कहा, मुझे डर है कि हुआंग जियाओ को नुकसान हो सकता है। हान सेन और जियानरान ये सुनकर चौंक गए और इसलिए हान सेन ने पूछा, क्यों? क्या वे काफ़ी संतुलित नहीं हैं? लिन फैंग अभी कुछ समझाने ही वाला था कि जैसे ही उसने मुंह खोला, युद्धभूमि से अचानक एक धमाका हुआ। दोनों योद्धाओं ने दो बेहद जोरदार भूसे मारे थे, जिनकी टक्कर से दोनों लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़े। यू किलान ने हुआंग शियाओ की ओर देखा और कहा, आपकी फिटनेस प्रभावशाली है, शायद सबसे अच्छी युवा मनुष्य ही प्रदान कर सकते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ स्वीकार करना होगा कि आप हमसे कमतर हैं। हुआंग शियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। सच में? फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शूरा क्या कर सकता है। यू किलान की आंखों में बैंगनी रंग की चमक आ गई। उसका शरीर अचानक फैल गया और उसकी मांसपेशियां दोगुनी हो गईं। वह सुडौल और संयमी शरीर जो कभी हुआंग शियाओ से लड़ता था, अब एक विशालकाय जानवर से बदल गया था। उसकी क्षमता इतनी ज्यादा थी कि मानो वह किसी भी पत्थर को चीरता हुआ चल सकता हो। शूरा चेंज। हुआंग जियाओ का चेहरा धुंधला गया। शूरा चेंज। बाकी सभी के चेहरे भी उसी समय बदल गए, क्योंकि उन्होंने एक साथ वही दो शब्द कहे। मेहमान शूरा घमंडी लग रहे थे और लोगों की भीड़ से मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे। यू किलान ने जो हासिल किया था उस पर उन्हें गर्व था। शूरा चेंज क्या है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन यू केलन का रूपांतरण देखकर उसका ध्यान जीरो की ओर चला गया। कुछ समानताएं थीं जिन्हें वह भुला नहीं पाया। तांग जेनलियू अब चिंतित लग रहा था और उसने समझाया, शूरा चेंज उनकी हाइपरजीनो कला का एक रूप है। हालांकि यह मनुष्यों की कला से अलग है। वे ऊर्जा के प्रवाह के साथ प्रशिक्षण और अभ्यास नहीं करते, बल्कि वे अपने शरीर की प्राकृतिक प्रकृति का उपयोग करते हैं। जब वे शूरा चेंज का उपयोग करते हैं तो उनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। मुझे विश्वास था कि वह पहले ही इसका उपयोग कर चुका होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले नग्न होकर लड़ रहा होगा। अब मुझे खेद के साथ स्वीकार करना होगा, हुआंग जियाओ बर्बाद हो गया है। जैसे ही वे बोले, यू किलान आगे बढ़ा। अपनी अद्भुत मांसपेशियों के बल पर अब वह काफ़ी तेज हो गया था। वह हुआंग जियाओ की ओर झपटा और उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। वेदना। हुआंग शियाओ ने प्रहार को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका शरीर 4 मीटर पीछे चला गया, क्योंकि उनके पैरों ने संगमरमर के मैदान में एक गहरी दरार बना दी थी जिस पर वे लड़ रहे थे। सबके चेहरे उतर गए। मुक्का अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हुआंग जियाओ में प्रतिस्पर्धा में बने रहने की क्षमता है। क्या अब तुम मानते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ? यू किलान ने कोई और वार नहीं किया, वह बस तिरस्कार भरे अंदाज में बोला। हुआंग शियाओ का चेहरा एक पल के लिए विकृत हो गया, फिर संभला। उसने ठंडे स्वर में कहा, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, और मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। जैसे जैसे वह बोलता गया, हुआंग शियाओ के शरीर को रोशन करने वाली सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और उसकी मांसपेशियां शिथिल हो गईं। उसने सीधे अपने दुश्मन की आंखों में देखा। यू किलान मुस्कुराया और हुआंग जियाओ की तरफ एक और मुक्का मारा। इस बार वह मुक्के से टकराना नहीं चाहता था। हुआंग जियाओ ने चकमा देकर यू किलान के पेट में एक मुक्का मारने की कोशिश की। यू किलान ने अपने मानव शत्रु को चोट पहुंचाने के लिए एक और मुक्का मारा, लेकिन हुआंग जियाओ एक बार फिर चकमा दे गया। तूफान में विलो के पेड़ की तरह वह एक अलग कोण से हमला करने के लिए घूम गया। हुआंग जियाओ अच्छा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे हमारा चैंपियन क्यों चुना गया। वह जितना कठोर हो सकता है उतना ही कोमल भी हो सकता है। वह होशियार भी है। तांग जेनलियू के पास हुआंग जियाओ की तारीफ करने के लिए बस कुछ नहीं था। हान सेन का मानना था कि हुआंग जियाओ भी एक अच्छा योद्धा था। उसके अंदर एक खास संतुलन था, उसके दिमाग और उसकी ताकत के बीच। वह चीज़ों का सही समय पर अंदाज़ा लगा सकता था।
उसकी समझ और समय सीमा इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए वह जानता था कि कब वार करना है, कैसे चकमा देना है और किस तरफ बढ़ना है। हालांकि वह हार रहा था, फिर भी उसके मन में आत्मविश्वास था और हार के विचारों से उसका संकल्प कमजोर नहीं हुआ था। हुआंग जियाओ एक अच्छा बच्चा है। बूढ़े आदमी ने वीडियो स्क्रीन के माध्यम से हुआंग जियाओ को देखा। गुरुजी, यू केलान ने शूरा चेंज का इस्तेमाल करके हुआंग जियाओ से ज्यादा ताकतवर बन गया। ये क्रूर बल के संदर्भ में है। हुआंग जियाओ की बुद्धिमत्ता के साथ वह अभी भी जीत सकता है ना? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आशा भरे स्वर में पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, हुआंग जियाओ होशियार है, हाँ, लेकिन लगता है हमने इस शाही शूरा की ताकत को कम करके आंका है। मुझे अब भी नहीं लगता कि उसके जीतने की कोई संभावना है। खैर, गठबंधन में कई होशियार नौजवान हैं। समय के साथ हम उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इतने सालों के बाद कुछ और साल उनकी तुलना में क्या मायने रखते हैं? गुरुजी, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है, अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। उसने सोचा कि हुआंग शियाओ के जीतने की कम से कम 30% संभावना होनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, यह मैच पहले ही तय हो चुका है। हुआंग जियाओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। चौक में तांग जेनलियू ने अपना समर्थन सुनिश्चित किया। लेकिन लिन फैंग ने कहा, हुआंग जियाओ हार रहा है। कैसे? तांग जेनलियू ने बहुत आश्चर्य से पूछा, उसे अपने कहे शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वह समझ गया था कि हुआंग जियाओ भी मुसीबत में है। उसी समय यू केलान एक कदम पीछे हटा। फिर उसने हुआंग जियाओ से एक बार फिर बात की। क्या तुम ऐसे ही टालमटोल करते रहोगे? यह एक रणनीति है, इसमें कौशल की आवश्यकता होती है, हुआंग शियाओ ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। यू केलान ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि ये सस्ते कौशल मेरी शक्ति के सामने बेकार हैं। तुम एक असफल व्यक्ति हो जो अपने लिए आराम ढूंढ रहे हो और कुछ नहीं। उसके बोलने के बाद यू केलान की आंखें फिर से बैंगनी रंग की चमक उठी और उसके शरीर की रक्तवाहिकाएं धड़कने लगीं और बाहर निकलने लगीं। बैंगनी रंग की नसें हर मांसपेशी को सजा रही थीं और ये देखना एक डरावना दृश्य था। वह अब सुंदर नहीं लग रहा था, वह एक असली शूरा जैसा लग रहा था। धमाका! यू केलान के शरीर ने माहौल को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे वह सीधे हुआंग जियाओ के सामने आ गया हो और उसका बड़ा हाथ उस युवक के सिर की ओर बढ़ा हुआ हो। बदकिस्मती से हुआंग जियाओ के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यू केलान ने अचानक क्या कर दिया, ये समझना मुश्किल था। जो भी हो, उसकी गति बहुत बढ़ गई थी। हुआंग जियाओ कुछ नहीं कर सकता था। उसके दांत पीस गए, मानो एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर छा गई हो। जब उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई तो वह पिघले हुए सोने की तरह चमक उठी। हालांकि उसका लक्ष्य यू केलान की मुक्का को हटाना नहीं था, उसका लक्ष्य उसकी छाती पर था। अपनी जान जोखिम में डालकर वह एक जबरदस्त वार करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। ये हुआंग जियाओ अच्छा है। हान सेन और बाकी भीड़ ने उसके प्रयासों का भरपूर समर्थन किया। यू केलान के खिलाफ हुआंग शियाओ की गति और शक्ति कमजोर थी, लेकिन वो अपने बचाव में पूरी तरह से सक्षम था। अगर वो अपनी रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखता तो वो एक अपरिहार्य हार को टाल देता और पलटवार करने का कोई मौका नहीं पाता। हुआंग जियाओ ये सब अच्छी तरह जानता था और इसीलिए उसने यू केलान की किसी भी हरकत को नाकाम करने का फैसला नहीं किया। वो जानता था कि उसकी ताकत और तेजी उसके प्रतिद्वंदी के सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो किसी भी हमले के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगाने को तैयार था। हालांकि वह लापरवाह नहीं था। हुआंग जियाओ समय के मामले में बहुत कुशल था और उसे अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था। चाहे कुछ भी हो, उसका वार जरूर होता। हालांकि यू केलान ज्यादा ताकतवर था, हुआंग जियाओ खुद भी नुकसान पहुंचा सकता था। और कम से कम हुआंग जियाओ के पास स्वर्ण बुद्ध तो थे ही। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने या यहां तक कि जान जाने का भी खतरा था, हुआंग जियाओ ने अपनी मर्जी से यह फैसला लिया। हान सेन इस बात की बहुत प्रशंसा करते थे और वे ये देखकर दंग रह गए कि हुआंग जियाओ लड़ाई के लिए कितने निडर और समर्पित थे। सबने आंखें फाड़े उन दोनों मुट्ठियों को देखा। जो लोग अपनी सीटों के किनारे बैठे उसे देख रहे थे, उनके लिए वह एक पल मानो जीवन भर का हो गया। ये बात उन 4 लोगों के लिए खास तौर पर सच थी जो हुआंग शियाओ की भलाई को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। उनके दिल पहले से ही जोर जोर से धड़क रहे थे, मानो सीने से आज़ादी की आस में हों। अगर उनके लोग खतरे में होते तो अर्धदेव मानव और शाही शूरा आगे आते। लेकिन अभी कोई नहीं जानता था कि कौन विजयी होगा। हालांकि लड़ाके अपनी लड़ाई के निर्णायक चरण में पहुंच रहे थे, वे बस देखते रह सकते थे। और इसके अलावा जो भी सहयोगी मदद के लिए आगे आता, उसके लड़ाके की हार तय हो जाती। हुआंग शियाओ पहले से ही इस स्थिति में घुटने तक डूबा हुआ था और अब उसे रोकना उसके लिए मरने से भी बदतर स्थिति होगी। वेदना! जिस क्षण हुआंग जियो की मुट्ठी यू केलान की छाती पर लगी, यू केलान की मुट्ठी हुआंग जियो के सिर पर लगी। आह! हुआंग जियाओ चिल्लाया।
वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बुरी तरह घायल लग रहा था। यूकेलान को चोट लगी थी, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। उसने जमीन पर पड़े अपने प्रतिद्वंदी को तिरस्कार से देखा। देवता आगे बढ़े और उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया। सबकी नज़रें मंच पर टिकी थीं और मन में उम्मीद थी कि हुआंग शियाओ ठीक हो जाएगा। जीतना जरूरी था, लेकिन किसी नौजवान की जान के लायक नहीं। सब उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे। ओह, माफ़ करना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें शायद कुछ ज़्यादा ही जोर से मारा होगा। यूकेलान के शब्द कागज़ पर तो माफ़ी मांगने वाले लग रहे थे, लेकिन उसके घमंडी चेहरे ने उनके मायने बता दिए। तुम्हारे पास महान कौशल है। हम हार गए, अर्धदेव ने शूरा को ठंडे भाव से देखते हुए कहा। लिन फैंग, जो हान सेन के बगल में खड़ा था, जानलेवा लग रहा था और बोला, उस यूकेलान को इसके लिए मरना होगा। अगर मैं उससे फिर कभी मिला तो मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा क्यों? हान सेन ने लिन फैंग की तरफ देखा। वह उसे अच्छी तरह जानता था और उसे लगा कि उसने जो कहा था वह उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। आखिरकार जो हुआ था वह एक स्थापित मैच में हुआ था। इस कमीने को तो मर जाना चाहिए। तांग जेनलियू भी गुस्से से आग बबूला था और उसकी आंखों में कत्लेआम की इच्छा की ज्वाला धधक रही थी। क्यों? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। पहले हुआंग जियाओ की जांच कर लेते हैं, हम आपको रास्ते में बता देंगे, लिन फैंग ने कहा जब वे मेडिकल रूम की ओर जा रहे थे जहां हुआंग जियाओ को ले जाया गया था। तांग जेनलियू गुस्से में था, गुस्से से बड़बड़ाते हुए चलते हुए बोला, वह कमीना धोखा दे रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। उसने भी मैच देखा था और यूकेलिन ने नियम नहीं तोड़े थे। कोई हथियार भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर वह चीटिंग कर रहा था तो हान सेन उसे पकड़ नहीं पाया था। बूढ़े हान, आप कभी युद्ध में नहीं गए। आपको शूरा के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनके पास ब्लड इंजेक्शन नाम की चीज़ होती है। वे अस्थायी रूप से अपनी ताकत हासिल करने के लिए खुद को उच्च श्रेणी के शूरा का खून इंजेक्ट कर सकते हैं। मैंने और बूढ़े लिन ने ऐसा कई बार होते देखा है। यूकेलान ने ज़रूर ब्लड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया होगा, तांग जेनलियू ने समझाया। लिन फैंग का चेहरा भयावह लग रहा था। वह अक्सर गुस्सा नहीं होता था, लेकिन वह वहाँ था। उसने ठंडे स्वर में बुदबुदाया, उसने रक्त इंजेक्शन का इस्तेमाल किया क्योंकि वे इसी तरह लड़ते हैं। ये हमारी हाइपरजीनो कलाओं से बहुत अलग नहीं है, लेकिन उसने इसे रोक लिया और शुरुआत में इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसने हुआंग जियाओ को झूठी उम्मीद से भर दिया, और जैसे ही वह लड़ाई के लिए अपनी जान देने को तैयार था तभी यूकेलिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। यूकेलिन ने उसे मारने की कोशिश की। वह शुरुआत में इसका इस्तेमाल करके लड़ाई को तुरंत खत्म कर सकता था या बीच में कई बार, लेकिन उसने इसे एक महत्वपूर्ण विनाशकारी स्थिति में इस्तेमाल करने का फैसला किया जहां अर्धदेव के पास इस तरह के नुकसान को रोकने का कोई मौका नहीं था। लानत है। जब हान सेन ने स्पष्टीकरण सुना तो उसकी नई समझ ने उसे भी गुस्सा दिला दिया। हान सेन ने देखा था कि अंतिम कुछ पलों में यूकेलान अजीब तरह से शक्तिशाली हो गया था। उसे लगा कि यूकेलान बस अपना संकल्प मजबूत कर रहा है और लड़ाई को थोड़ा और गंभीरता से लेने की तैयारी कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो उसने देखा था वह सच होगा। जब वे चारों मेडिकल बे पहुंचे तो डॉक्टरों ने हुआंग जियाओ की सर्जरी कर रखी थी। हुआंग जियाओ के कई दोस्त बाहर घबराए हुए उसका इंतजार कर रहे थे। लिन फैंग ने एक डॉक्टर को देखा जिसे वह जानता था और उसे एक तरफ खींचकर पूछा, डॉक्टर चान, हुआंग जियो कैसे हैं? डॉक्टर चान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर उन्हें कहीं और चोट लगी होती तो हम अन्न प्रत्यारोपण कर सकते थे, लेकिन उनके सिर पर गंभीर चोट लगी जिससे मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची। उनकी हालत अभी भी गंभीर है, लेकिन हमारे न्यूरोसर्जन उन्हें स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर चान ने लिन फैंग को धीरे से बताया, मुक्का बहुत जोरदार था। उसकी खोपड़ी फट गई थी और वह पूरी ताकत को झेल नहीं पाए। इसके परिणामस्वरूप उसके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची। अगर वह बच भी गया तो तंत्रिका क्षति, जिसकी सीमा हमें बाद में पता चलेगी, उसे जीवन भर प्रभावित करेगी। ये कितना बुरा है? तांग जेनलियू ने पूछा। डॉक्टर चैन ने कहा, ऐसी चोटों का एक बहुत ही गंभीर परिणाम लकवा है। अगर चोट हल्की होती तो उसे केवल आंशिक गतिशीलता विकलांगता हो सकती थी, या केवल कुछ समय या कुछ खास परिस्थितियों में ही प्रभावित हो सकती थी। उदाहरण के लिए, कभी कभी वह अपने हाथों पर नियंत्रण खो सकता था। लेकिन अभी हालात जिस तरह के हैं, उसे देखते हुए मरीज के बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये सुनते ही उनके चेहरे मुरझा गए। हुआंग शियाओ के लिए यह मौत से भी बदतर था। अगर उसकी चोटें और ज्यादा न बढ़ती तो भी वह लड़ने की क्षमता खो देता। उसके लिए फिर से अभयारण्यों में साहसिक यात्रा करना नामुमकिन हो जाता। चारों उदास मन से चौंक लौट आए। हालांकि वे हुआंग जियाओ को ठीक से जानते नहीं थे, लेकिन उसके साथ जो हुआ था उसे जानकर उन्हें बहुत बुरा लगा।
कृपया अपना दायित्व पूरा करें और मुझे डॉलर ला कर दें। आखिरकार वह आपका सबसे मजबूत बच्चा है। हान सेन ने वापस आकर यू केलन को रिसेप्शनिस्ट से बात करते सुना। भाड़ में जाओ, अगर मैं कोई पार करने वाला होता तो उसकी गांड पर जोर से लात मारता। तांग जेनलियू ने गुस्से से कहा। काश वो भी पार करने वाला होता, क्योंकि अपनी इस हालत में वो यू केलन पर उंगली भी नहीं उठा सकता था। शूरा परिवर्तन और रक्त इंजेक्शन के साथ यूकेलान पहले ही एक दिव्य प्राणी को हराने में सक्षम था। उसके पास जो छिपी हुई शक्ति थी उसे पार करना हुआंग जियाओ के लिए भी संभव नहीं था। लिन फैंग शांत था और उसने कुछ और नहीं कहा। हालांकि जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे बता सकते थे कि वह अपने अंदर गुस्से की एक बड़ी आग दबा रहा था। हान सेन अचानक उठ खड़ा हुआ और मंच की ओर चल पड़ा। वह गुस्से से पागल हो गया था और हालांकि वह हुआंग शियाओ को नहीं जानता था, फिर भी वह यू केलन से इतना नफरत करता था कि उसे पता था कि उसे क्या करना है। इसके अलावा उसने बार बार डॉलर के खिलाफ लड़ने की मांग की थी। हान सेन मन ही मन हंसा और मन ही मन सोचा, तुम डॉलर से लड़ना चाहते हो, है ना? जैसी तुम्हारी मर्जी, खर्च होने के लिए तैयार हो जाओ। हान सेन, तुम क्या कर रहे हो? हान सेन को मंच की ओर आते देख जी आनरान बहुत चिंतित हो गई। बूढ़े हान, लापरवाही मत करो। एक बार हम श्रेष्ठ हो जाएं तो हम मिलकर उसे मार सकते हैं। तांग जेनलियू ने पुकारा। ये तो बस एक शाही शूरा है, मुझे इतना इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हान सेन ने जवाब में कहा, जैसे ही उसकी उंगलियां जी आनरान के चेहरे पर फिरीं। फिर उसने उससे कहा, वहीं बैठो और इस कमीने को मारने का इंतजार करो। उसके बाद हान सेन ने मंच की ओर अपना रुख जारी रखा। तांग जेनलियू अभी भी उसे ऐसा करने से रोकना चाहती थी और जी आनरान की चिंता कम नहीं हुई थी। अगर वह इतना आगे जाना चाहता है तो उसे आश्वस्त होना चाहिए, लिन फैंग ने शांति से कहा और दोनों को हान सेन का मन बदलने की किसी भी कोशिश से रोक दिया। जैसे ही हान सेन मंच के पास पहुंचे, यू केलान अभी भी अनुरोध कर रही थी कि कोई डॉलर को ढूंढे ताकि वे लड़ सकें। यू केलान, है ना? क्या तुम्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए डॉलर से लड़ना होगा? हान सेन ने मंच पर चढ़ते हुए सीधे अपने भावी दुश्मन की ओर देखते हुए कहा। अब सबका ध्यान चुपचाप हान सेन पर केंद्रित हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। डॉलर के अलावा मैं किस अन्य प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला कर सकता हूं जो मेरे समय के लायक हो? यू केलान ने गर्व से कहा। हुआंग जियाओ के अलावा अन्य लोग भी थे जो उससे लड़ने को तैयार थे, लेकिन यू केलान ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो फिर तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हराना होगा, हान सेन ने शांति से कहा। तुम असल में कौन हो, बेवकूफ़? मैं तुम इंसानों से थक गई हूं जो मेरी सच्ची इच्छा को रोकने की कोशिश करते हैं। तुम कब तक मुझसे उम्मीद करोगे कि मैं डॉलर से मुकाबला करने से पहले दुबले पतले बेकार इंसानों से लड़ूं? यू केलान ने हान सेन को तिरस्कार से देखा। मैं एक बार डॉलर से हार गया था। डॉलर ने मुझे 1.5 घूंसे में हरा दिया था। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं डॉलर को बुलाकर तुम्हें यहाँ बुला सकता हूँ और कुत्ते की तरह कोड़े मारूंगा। कैसा लग रहा है? हान सेन ने यू केलन की तरफ देखा। 1.5 घूंसे, है ना? क्या यह आदमी असली है? यू केलान ने हान सेन की बात अनसुनी कर दी और सीधे रिसेप्शनिस्ट से बात की। जाहिर है वो मेरा मंगेतर है, वो हमेशा सच ही बोलता है। जी आनरान खड़ी हुई और बोली, राष्ट्रपति जी की बेटी, ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर यकीन करूंगा। यू केलान ने जी आनरान की तरफ देखा और फिर हान सेन की तरफ देखा। उसने आगे कहा, अगर मैं जीत गया और मैं अब भी डॉलर को नहीं देख पाया तो आज रात की लड़ाई खत्म। अब मुझे नौसिखियों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हान सेन ने फिर ठंडे स्वर में कहा, मानवता अपने वचन को निभाने की इच्छा से धन्य है। इसके अलावा हम विनम्र हैं। आपने पिछली बार हुआंग जियाओ को पहला हमला करने दिया था, इसलिए मुझे भी जवाब देने की अनुमति दीजिए। यू केलान, मैं चाहता हूं कि आप पहला हमला करें। अच्छा, अगर तुम $1.5 के घूंसे झेल सकते हो तो हम जल्दी से तय कर सकते हैं कि तुम मेरे 1.0 घूंसे झेल सकते हो या नहीं। यू केलान ने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी मुट्ठी घुमाई। जैसे ही उसने वार किया, उसने शूरा चेंज और ब्लड इंजेक्शन जैसी घटिया शक्तिवर्धक विधि का इस्तेमाल किया। उसने हान सेन को एक ही वार में मार गिराने की योजना बनाई। हान सेन ने यह मैच शुरू किया था, इसलिए वह खुद को तुरंत मुक्का मारकर हारने की अनुमति नहीं दे सकता था। यदि अब अर्धदेवता हस्तक्षेप करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अपमानजनक होगा। शूरा में ऐसी कहानी आने वाली कई पीढ़ियों तक हंसी का पात्र बनी रहेगी। यह एक मजाक होगा, एक घमंडी इंसान की कहानी जो लड़ाई शुरू करना चाहता था, लेकिन एक ही पल में एक मुक्का मारकर उसे ढेर कर दिया गया। अर्धदेव दुविधा में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचें। वे उसे बचा तो नहीं सकते थे, लेकिन वे उसे मारना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वे अनिश्चित थे कि क्या करें। हान सेन अभी भी एक इवॉल्वर है, क्या वह ठीक हो जाएगा?
एक अधेड़ उम्र के आदमी ने वीडियो देखते हुए भौहें चढ़ाईं। जब तक वह दिव्य प्राणी के पद के करीब ना हो, भले ही वह लुओ परिवार से हो और उसने मिथ्या आकाश सूत्र सीखा हो, मुझे विश्वास नहीं है कि वह शूरा को हरा सकता है। और मैं ये जानते हुए कह रहा हूं कि मिथ्या आकाश सूत्र एक दुष्ट और जानलेवा प्रतिभा है। ये सचमुच दुष्ट है, लेकिन आवश्यक शक्ति के बिना यह उसके इच्छित परिणाम नहीं देगा। वह मर जाएगा। बूढ़ा आदमी बोलते हुए उदास लग रहा था। उसे यू किलान के व्यवहार से नफरत थी और अपनी भयानक भविष्यवाणी के बावजूद वह चाहता था कि हान सेन जीत जाए। लेकिन ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था और हान सेन की जीत के लिए किसी चमत्कार से कम कुछ नहीं चाहिए था। इसीलिए इस बूढ़े की भविष्यवाणियां भी निराशाजनक थीं। दूसरे ग्रह पर लुओ हेतांग ने वीडियो स्ट्रीम के माध्यम से लड़ाई देखी, जबकि लुओली ने उसके लिए चाय बनाई। लुओ यिन को हान सेन नहीं मिला था, लेकिन लुओ हेतांग का मानना था कि हान सेन में लुओ परिवार का खून और आनुवंशिक गुण हैं। इसलिए उसे नहीं लगता था कि हान सेन में वह सब कुछ है जो मिथ्या आकाश सूत्र सीखने के आकर्षण को नकार सके। मुझे दिखाओ कि मिथ्या आकाश सूत्र का तुम्हारा अभ्यास कहाँ तक पहुँच गया है। लुओ हेतांग ने वीडियो स्ट्रीम के माध्यम से हान सेन को गौर से देखा और उम्मीद की कि वह घातक कौशल से जवाब देगा। जी आनवो और जी रुओजेन भी ये दृश्य देख रहे थे और वे घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि उन्हें मिथ्या आकाश सूत्र पर भरोसा था, वे जानते थे कि यू किएलिन के पास रक्त इंजेक्शन है और उनका मानना था कि शूरा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। निंग परिवार, किन परिवार, वान परिवार, डोंगलिन और झाओ परिवार सभी एक ही मैच देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि हान सेन ने कौन सा रास्ता चुना है। वे सोच रहे थे कि क्या वह लुओ हेतांग जैसा होगा और ऐसा करके सबको प्रभावित करेगा। जी आनरान और उसके दोस्त बेहद चिंतित थे। वे जानते थे कि हान सेन ताकतवर है, फिर भी वे चिंतित थे। यू किएलिन की शक्ति किसी इवॉल्वर की संभावित शक्ति से कहीं ज्यादा थी। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे, लेकिन हान सेन ने मुक्का टालने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी मुट्ठी घुमाई। हान सेन ने यू किलान के सिर पर निशाना साधा और हुआंग शियाओ की तरह ही अपनी जान जोखिम में डालकर उसे नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। बहुत से लोगों का मानना था कि हान सेन अपनी जान जोखिम में डाल देगा। आखिरकार मिथ्या आकाश सूत्र सिर्फ हमला कर सकता था, बचाव नहीं। और मिथ्या आकाश सूत्र ने भयावह रूप से शक्तिशाली प्रहार किए। जिस तरह से एक साधक कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें नष्ट कर सकता था, वह विनाशकारी तो था ही, साथ ही यह विशालकाय जीवों के विरुद्ध भी अप्रभावी था। दूसरी ओर, चाहे इसका उपयोग मानव या शूरा से लड़ने के लिए किया जाए, इससे होने वाली क्षति बहुत अधिक होगी, बशर्ते कि शक्ति में अंतर बहुत अधिक न हो। मिथ्या आकाश सूत्र वास्तव में शूरा को नियंत्रित कर सकता था, जिसे कई लोगों ने स्वीकार किया था। लेकिन दूसरों को पता नहीं था कि हान सेन ने मिथ्या आकाश सूत्र का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए जब उसने अपनी मुट्ठी घुमाई तो परिणाम देखकर कई लोग चौंक गए। सोनिक थंडर पंच, मिथ्या आकाश की शक्तियां क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी चौंक गया। क्या उसने मिथ्या आकाश सूत्र नहीं सीखा? अधेड़ उम्र का आदमी उलझन में लग रहा था। सोनिक थंडर पंच क्यों? जी यानवू चिल्लाए। यह विश्वास करना मुश्किल था कि लेडी लैन के बेटे ने फाल्सिफाइड स्काई सूत्र नामक विनाशकारी कौशल नहीं सीखा था और इसके बजाय सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल करना चुना था। हालांकि लुओ हेतांग सबसे ज्यादा हैरान था। हान सेन को मिथ्या आकाश सूत्र का इस्तेमाल न करते देखकर वह अचानक उठ खड़ा हुआ, वीडियो को घूरने लगा और जोर से चिल्लाया, उसने मिथ्या आकाश सूत्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या लिटिल लैन सचमुच इतनी क्रूर थी? क्या वह अपने बेटे को मिथ्या आकाश सूत्र सीखने के बजाय उसकी मौत पसंद करेगी? लुओ हेतांग का मानना था कि लुओ लैन ही वजह रही होगी कि हान सेन वह हुनर नहीं सीख पाया जो वह सीखना चाहता था और उसने ही उसे ऐसा करने से रोका था, वरना वह सचमुच सीख लेता। और अब इस हुनर के बिना यू किएलिन से मुकाबला करने का उसका कोई मौका नहीं था। इस मौके का इस्तेमाल करना लगभग आत्महत्या के समान था, या ऐसा उसने सोचा। सिर्फ लुओ हेतांग को ही ऐसा नहीं लगा। कई लोगों को उम्मीद थी कि हान सेन इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वे हैरान रह गए। उस पल सबके चेहरे उदास हो गए। उन्हें लगा कि हान सेन ने खुद को एक बुरी स्थिति में डाल लिया है। सोनिक थंडर पंच चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक हाइपर जीनो 8 ही था। यू किएलान के खिलाफ लड़ने के लिए उसकी जरूरत किसी भी तरह से नहीं थी। लुओ ली भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लुओ लैन ने हान सेन को मिथ्या आकाश सूत्र का अभ्यास क्यों नहीं करने दिया। उसने सोचा कि हान सेन ने यू किएलान को इसलिए चुनौती दी क्योंकि उसने ये हुनर सीखा था और उसकी ताकत दिखाना चाहता था। सिर्फ भगवान ही उसके इस फैसले का अंदाजा लगा सकते थे कि वह इतनी बड़ी लड़ाई में कूद पड़ेगा और सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल करेगा। हालांकि लोगों ने जो भी सोचा हो, हान सेन ने अभी भी सोनिक थंडर पंच की कास्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया। यू किएलान की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। शूरा ने मनुष्यों के कई कौशलों और प्रतिभाओं पर शोध किया था और उसने एक बार युद्ध में सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल होते देखा था।
उसका मानना था कि यह कौशल बेकार है और थंडर उसके शरीर को नष्ट करने में असमर्थ होगा। वह उसे सुन्न भी नहीं कर पाएगा। यूकेलान यहाँ मुकाबले देखने आए सभी लोगों को प्रभावित करने आया था। अगर वह ऐसा न करता तो वह हुआंग जियाओ को मारने की कोशिश न करता। लेकिन अब जब हान सेन खुद को उसके हवाले कर रहा था तो यूकेलान को अपनी पूरी ताकत और बल से एक विनाशकारी प्रहार में झोंकने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बहुत ही मजबूत और तेज पंच। दूसरा शाही शूरा लड़ाई देखता रहा। उसे भी यकीन था कि हान सेन का सोनिक थंडर पंच यूकेलन के प्रहार से कहीं कमजोर था। वह कहीं धीमा था और सोनिक थंडर पंच के पास पहुंचने से पहले ही हान सेन की छाती फट जाएगी। अगर हान सेन यूकेलान को मुक्का भी मार दे तो भी उससे निकली ताकत उसे घायल करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हान सेन को मुक्का भी लग जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। अर्धदेव अभी भी झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे आकर हान सेन की जान बचानी चाहिए या नहीं। उनके लिए यह एक कठिन फैसला था। अर्धदेव ने अंततः हान सेन को बचाने का निर्णय लिया। यह अपमानजनक था, हाँ, लेकिन वह चुपचाप खड़े होकर एक और युवक को अपनी जान गंवाते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसने कुछ अजीब बात देखी और वह पीछे हट गया। जैसे ही वे एक दूसरे को घूंसा मारने वाले थे यूकेलान स्तब्ध रह गया। यह अचानक थोड़े समय के लिए क्षणिक स्तब्धता थी। एक सेकंड के अंतराल में हान सेन की मुट्ठियां तेज हो गईं और यूकेलान के सिर पर जा लगीं। हान सेन की आंखें नीली हो गईं और उसके शरीर पर बिजली चमकने लगी। मुक्का यूकेलान के माथे में गहराई तक घुस गया। रुको, ये देखकर शाही शूरा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह हान सेन को मुक्का मारने से रोकना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका! हान सेन की मुक्का उसके प्रतिद्वंदी की खोपड़ी पर लगी। ज्यादा आवाज तो नहीं हुई लेकिन यूकेलान की आंखों की कोठरियों से खून बहने लगा। आंखें खुद ब खुद को कोठरियों से बाहर निकलने को तैयार लग रही थीं। जैसे ही उसके चेहरे पर खून की परत चढ़ी उसके चेहरे से एक चांदी जैसी बिजली चमक उठी। सोनिक थंडर के मिश्रण की भयानक शक्ति से यूकेलान का दिमाग अचानक कीचड़ में बदल गया। उसका पूरा शरीर बिजली के झटके से झुलस गया और जैसे ही वह ऐंठ रहा था उसका शरीर गुड़िया की तरह वहीं खड़ा रहा। यूकेलान ताकतवर था लेकिन इंसान से ज्यादा दूर नहीं था। उसके शरीर के कुछ हिस्से कमजोर थे और इंसानों की तरह ही एक हिस्सा था उसका दिमाग। हान सेन ने जिस तरह से सोनिक थंडर पंच और यिन फोर्स का इस्तेमाल किया वह खोपड़ी से घिरे उस अन को नष्ट करने के लिए काफी था। ये बदला था। यूकेलान ने हुआंग जियाओ का दिमाग खराब कर दिया था और इसलिए हान सेन यूकेलान को उसकी सजा दे रहा था। ये जितना कारगर था उससे भी बेहतर काम किया जितना हान सेन ने खुद अनुमान लगाया था। यूकेलान की शारीरिक क्षमताएं अविश्वसनीय थीं, जो मुख्यतः रक्त इंजेक्शन से प्राप्त हुई थीं। रक्त इंजेक्शन ने उसकी ताकत और गति तो बढ़ा दी लेकिन उसके मस्तिष्क की सुरक्षा में कोई योगदान नहीं दिया। शाही शूरा हान सेन को रोकने में असमर्थता जताते हुए चिल्लाया। इसलिए उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और पीछे से हान सेन पर हमला करने का प्रयास किया। अब हान सेन की ओर जो आ रहा था वह किसी भी अर्ध देवता द्वारा मारा जा सकने वाला सबसे शक्तिशाली मुक्का था। ये तथ्य कि यह पीछे से एक धोखे से मारा गया मुक्का था देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक शाही शूरा इतनी घटिया चाल चलेगा और हान सेन को सावधान रहने के लिए कहने में भी बहुत देर हो चुकी थी। इस हरकत से देवता क्रोधित हो गए और इसलिए वे हान सेन को शाही शूरा से बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि शाही शूरा इस तरह का अभद्र व्यवहार करेगा। हान सेन की पीठ शाही शूरा की ओर थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ पर आंखें उगाई हों। वह आगे बढ़ा और यूकेलिन को पकड़ लिया जो किसी बच्चे की गुड़िया की तरह प्रतिक्रिया दे रही थी। उसने उस बेजान शरीर के चारों ओर घूमकर यूकेलिन को शाही शूरा के वार को रोकने के लिए एक मांस ढाल की तरह पेश किया। स्क्वाश! शाही शूरा ने यूकेलान को लगभग घूंसा मार ही दिया था उस मनहूस शक्ति को वापस उसके अंदर डालने की कोशिश में। लेकिन जब उस शक्ति को वापस अंदर धकेला गया तो उसे खून की खांसी आ गई। सभी इंसान हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन ने न सिर्फ यूकेलान को मुक्का मारकर उसकी ऐसी हालत कर दी बल्कि इतना होशियार भी था कि उसने बचकर शाही शूरा को अपना हमला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये किसी चमत्कार जैसा था। शूरा है ना, बस इतना ही। हान सेन ने यूकेलन को, जो अभी भी वानस्पतिक अवस्था में था, कूड़े के एक टुकड़े की तरह दूर फेंक दिया। उसने उसे जमीन पर छटपटाने और ऐंठते हुए शाही शूरा से तिरस्कारपूर्वक बात की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाही शूरा शर्मिंदा था और उसका गुस्सा भड़क उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हान सेन पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा हो। कृपया अपनी बची हुई गरिमा को बचाए रखने की कोशिश करें। अर्धदेव अब हान सेन के सामने एक पर्वत के समान खड़े थे। बर्फ जैसी ठंडी नज़रों से उन्होंने शाही शूरा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शाही प्रतिनिधि को मारने की? हम शूरा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यह मानव गठबंधन था, एक ऐसा गढ़ जहां अनगिनत इंसान रहते थे। शाही शूरा का गुस्सा उस पर हावी हो गया था, और ऐसी जगह पर जहां वह अपनी हिंसा को ढील नहीं दे पा रहा था, वह बस गुस्से में चिल्ला ही सकता था। कृपया यह मत भूलिए कि यह आप ही थे जिन्होंने हमसे शांति की मांग की थी। हमने आपको युद्ध विराम का विचार नहीं दिया था। यदि आप हमारी बातचीत में तय की गई संधि की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्धदेव ने ऊंची आवाज में कहा। उनकी प्रतिक्रिया उग्र थी। बाकी सभी शूरा देखते रहे, कुछ भी कहने में असमर्थ रहे। हानसेन, वापसी में मेरे पीछे आओ। चलो दावत जारी रखें। अर्धदेव ने हानसेन का हाथ पकड़ा और उसे लॉबी की ओर ले गए, इस बात की परवाह किए बिना कि शूरा कितने बीमार दिख रहे थे। हाँ, चलो जश्न मनाते हैं। कोई भी नशे में धुत हुए बिना नहीं जा सकता, तांग झेनलियू चिल्लाया और उसने लिन फैंग को उसी दिशा में चलने के लिए कहा। सभी युवा बड़ी खुशी के साथ लॉबी की ओर चले गए, जबकि शूरा आपस में गुस्से से बड़बड़ा रहे थे। बुरा नहीं है, ये बच्चा लुओ हैतांग से भी ज्यादा अद्भुत है। इसने मिथ्या आकाश सूत्र नहीं सीखा और वास्तव में यू कियलान को मारने के लिए सोनिक थंडर पंच का इस्तेमाल किया। हाँ, ये वाकई प्रभावशाली है, यह अद्भुत है। मैं अभी लुओ हैतांग के चेहरे पर नजर डालना चाहता हूँ। लुओ परिवार के एक सदस्य ने मिथ्या आकाश सूत्र सीखने से मुंह मोड़ लिया है। हा, बूढ़ा आदमी इतना जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अधेड़ उम्र का आदमी उसकी तुलना में स्तब्ध रह गया। वह 40 साल से इस आदमी का पीछा कर रहा था और उसने उसे कभी इस तरह हंसते नहीं देखा था। ये बच्चा वाकई बहुत अच्छा है, छोटे जोंग। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? बूढ़ा आदमी किसी तरह हंसी रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वह अभी भी कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। हाँ, बिल्कुल, गुरुजी। वेन जोंग चौंक गया, क्योंकि उस बूढ़े ने पहले कभी किसी से मुलाकात का अनुरोध नहीं किया था। अगर गठबंधन का कोई रईस भी उससे मिलने आता तो वह उनसे मिलने के लिए दिन का समय नहीं निकालता था। अब वह न सिर्फ हानसेन से मिलना चाहता था, बल्कि खुद जाकर उससे मिलने को भी तैयार था। लुओ हैतांग चुपचाप बैठा एक जटिल चेहरा बनाए हुए था। वह बिना पलक झपकाए रुके हुए वीडियो को घूर रहा था। लुओ ली कमरे के कोने में खड़ी थी, एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थी। उसने जितना हो सके धीरे से सांस भी ली, ताकि लुओ हैतांग को परेशान या नाराज न करना चाहती हो। उसने उसे कई सालों से ऐसी हालत में नहीं देखा था। पिछली बार जब वह इस हालत में दिखाई दिया था तो वह एक आत्मा आश्रय में गया था और उसे जीतने के लिए लगातार 4 दिनों तक संघर्ष करता रहा था। उसने मिथ्या आकाश सूत्र क्यों नहीं सीखा? लंबी चुप्पी के बाद लुओ हैतांग ने अवसाद से कांपती आवाज में इस सरल वाक्य से चुप्पी तोड़ी। बूढ़े हान, शाबाश। मैंने तुम्हें पहले कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके तुम हकदार हो, लेकिन इस बार दे रहा हूँ। इस बार तो सच में दे रहा हूँ। लो, मैं तुम्हारे सम्मान में पी रहा हूँ। चीयर्स। तांग झेनलियू, जो बिल्कुल भी शिष्टाचार से रहित था, ने 2 प्याले उठाए और दोनों में शराब भर दी। उसने एक प्याला हानसेन को दिया और एक प्याला अपने होठों से लगा लिया। झट से उसने उसे गटक लिया और चिल्लाया, वाह! युद्धभूमि छोड़ने के बाद से मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अगर ये कोई साधारण दावत होती तो तांग झेनलियू को अब तक उल्टा फेंक दिया गया होता। लेकिन आज ऊंचे अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने उसे अपनी मर्जी से बड़ा जोकर बनने दिया। सभी युवा बेहद उत्साहित थे, हानसेन के इस कारनामे का जश्न मनाने के लिए उसे घेर लिया। वे उसे बिना नशे में धुत किए जाने नहीं देने वाले थे। जी आनरान ने उसे अपने कार्यों की प्रशंसा कर रहे लोगों से घिरा हुआ देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उस पर गर्व महसूस हुआ। बेशक उसकी सबसे ज्यादा खुशी उसे यू कियलान के साथ उस झगड़े से सही सलामत निकलते देखकर हुई। उसकी सुरक्षा के बाद ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी कि उसका एक बेहतरीन, सचमुच ताकतवर बॉयफ्रेंड था। फिर भी हीरो बॉयफ्रेंड कौन नहीं चाहेगा? हालांकि ऐसी चीजें जी आनरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं, लेकिन उसे लगने लगा था कि जैसे उसके सपने सच हो रहे हैं। हानसेन शराब पीने में बहुत माहिर नहीं था। कुछ ही देर में वह और नहीं पी पाया और शराब की वजह से उसका सिर भारी हो गया और पेट खराब हो गया। पीछा करती भीड़ से बच निकलना आसान नहीं था। उसने छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश की और जैसे ही उसे जगह मिली, लिन फैंग कहीं से प्रकट हो गया और उसे एक और पूरा गिलास थमा दिया। उसने कहा, वाह भाई। हानसेन लिन फैंग के सामने खड़ा रहा पूरे 3 सेकंड तक जड़वत। फिर उसने कहा, ब्लार्ग, और उसके ऊपर उल्टी कर दी। तांग झेनलियू, जो पीछे से आ रहा था, भी ठिठक गया। बेशक सब अलग अलग वजहों से। उसने लिन फैंग को पहले कभी इतनी गंदगी में नहीं देखा था और खूनी युद्ध क्षेत्रों में भी वह इतना अस्त व्यस्त और गंदा नहीं दिखा था। लिन फैंग एक साफ सुथरा इंसान था जो चाहता था कि सब कुछ एकदम सही रहे। जब उसकी प्रेमिका उसके घर आती तो उसे अपने जूते और कोट उतारना पड़ता था और उसकी किसी भी चीज़ पर उंगली नहीं रखनी पड़ती थी। उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी, लेकिन गलती से उसके कपड़ों पर बैठ जाने के बाद उसने उससे ब्रेकअप कर लिया।
उसके बाद से वह कभी भी उसकी तरफ सीधे नहीं देख पाया। अब जबकि लिन फैंग ने उसके ऊपर उल्टी कर दी थी, हान सेन के पेट से निकली हुई तांग जैनली समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या ओल्ड लिन ओल्ड हान के साथ लड़ाई शुरू करेगा? और अगर हाँ, तो मुझे किसका समर्थन करना चाहिए? बाह, किसे परवाह है? ये केवल दो कुलीनों के बीच की लड़ाई होगी। मैं इस तरह की किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं कर सकता। तांग जेनलियू के दिमाग में विभिन्न परिदृश्यों के बारे में विचार चल रहे थे जो जल्द ही सामने आ सकते थे, और फिर अचानक उसने सोचना शुरू कर दिया, उससे लड़ो। आओ, उससे लड़ो। लिन फैंग को हान सेन की ओर हाथ बढ़ाते देख तांग जेनलियू का उत्साह हर पल बढ़ता ही जा रहा था। अब उसके मन ने कहा, बस अब तो वे लड़ने वाले हैं। लड़ाई शुरू होने वाली है। वे लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर तांग जेनलियू को ऐसा झटका लगा कि वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वो इतना हैरान था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लिन फैंग ने हाथ बढ़ाकर हान सेन को नहीं मारा। उसने बस अपना उल्टी से सना कोट उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने हान सेन को गले लगा लिया, जो बेहोश होकर डेक पर गिरने ही वाला था। इसके बाद वह उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हे भगवान, क्या मेरी आंखें ठीक से खराब हो गई हैं? वो लिन फैंग तो नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैं उसके घर में नशे में धुत था तो उस कमीने ने मुझे दरवाजे से बाहर निकाल दिया था और बारिश में बाहर सोने पर मजबूर कर दिया था। हान सेन ने सिर्फ नशे में धुत होकर ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उल्टी भी कर दी थी। और अब उसे गले लगाकर एक निजी कमरे में ले जाया जा रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तांग जेनलियू ने बार बार अपनी आंखें रगड़ीं, लेकिन चाहे वह और कोई भी हो, वह दिल से जानता था कि यह निस्संदेह लिन फैंग ही था। कोई सार्वजनिक प्रसारण नहीं था, इसलिए गठबंधन के आम लोग लड़ाई नहीं देख पा रहे थे। फिर भी लड़ाई की खबर प्रेस में लीक हो गई और लोगों के लिए एक बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। ये सुनकर कि हान सेन ने शाही शूरा यू के ऐलान को एक ही मौके में मार डाला और एक शाही शूरा अभिजात वर्ग को खून उगलने पर मजबूर कर दिया, हान सेन का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। ये पहली बार था जब गठबंधन में उनके नाम की सच्ची प्रासंगिकता थी। हर मीडिया आउटलेट ने इस घटना की रिपोर्टिंग की कि कैसे एक 20 साल के आदमी ने बिना किसी मेहनत के शाही शूरा को हरा दिया। मानवता के लिए यह एक बेहद रोमांचक मामला था। इसके अलावा हान सेन राष्ट्रपति के भावी दामाद थे। उनकी प्रतिष्ठा के कारण गठबंधन के सभी नागरिकों की उनमें गहरी रुचि थी। वे उनके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते थे। कई लोगों ने तो उनके शौचालय जाने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाए थे। हान सेन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इसलिए उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी मां ने किया। शुरुआत में उन्होंने एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद एक उच्च स्तरीय सैन्य स्कूल में दाखिला पाने में कामयाब रहे। यहीं उनकी मुलाकात राष्ट्रपति की बेटी से हुई, जिससे उनके बीच एक चिंगारी भड़की और उनके बीच प्रेम की चिंगारी भड़क उठी। एक साधारण परिवार से लेकर एक महान ख्याति प्राप्त व्यक्ति तक, उनका जीवन एक उत्कृष्ट सफलता की कहानी का आदर्श उदाहरण था। आगे बढ़ते हुए उनके जीवन और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई। लिन फैंग कई बार हुआंग शियाओ से मिलने गया, और इस बार जब वह आया तो अपने साथ एक अर्धदेवी चिकित्सक भी लाया ताकि उसकी रिकवरी में मदद मिल सके। कुछ ही समय में उसके घाव भर गए और पहले के घाव भी दिखाई नहीं देने लगे। गठबंधन ने उसके नुकसान को कम करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। उसके मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और उसके कई हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, जिसका न तो इलाज हो सकता था और न ही मरम्मत। न तो तकनीक और न ही कौशल कोई मदद कर पा रहे थे। इस वजह से हुआंग शियाओ के शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि एलायंस के प्रयास, जो उसकी स्थायी विकलांगता को कम करने पर केंद्रित थे, अधिकांशतः सफल रहे। सबसे बड़ी समस्या जो बनी रही वह थी उसकी गतिशीलता। हालांकि उसके शरीर का अधिकांश भाग ठीक से काम कर रहा था, फिर भी उसकी गतिशीलता में कभी कभी कुछ समस्याएं आती थी जिनका समाधान संभव नहीं था। उदाहरण के लिए, जब वह अपनी जेबों में हाथ डालना चाहता था तो उसे अपने हाथों को जेब के अंदर सही ढंग से डालने में परेशानी होती थी। ऐसी क्षमता वाले योद्धा के लिए यह विनाशकारी था। मेरे भविष्य की चिंता मत करो। मेरा शरीर भले ही हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाए, मेरा मन और मेरी चेतना वैसी ही रहेगी जैसी हमेशा रही है। अगर मैं अब और नहीं लड़ पाऊंगा तो भी मैं इस क्षतिग्रस्त मस्तिष्क का कहीं और उपयोग कर सकता हूं। हुआंग शियाओ उम्मीद से ज्यादा आशावादी था। जो कुछ हुआ था उससे वह भावनात्मक रूप से टूटा नहीं था, और जब उसने बात की तो उसकी आंखों में अभी भी एक आग जल रही थी। उन्होंने सबको बता दिया कि वह जो कह रहा था वह बेहद गंभीर और सच्चा था। लड़ाई के बाद हान सेन वाकई काफ़ी मशहूर हो गया था। उसकी इस उपलब्धि ने दूसरों को उसकी असली फिटनेस का अंदाज़ा लगाने पर मजबूर कर दिया, और अब लोग जानते थे कि उसकी फिटनेस कम से कम 200 से ज़्यादा होनी चाहिए।
लेकिन लोग ये भी जानते थे कि इवॉल्वर्स के लिए इतनी ऊंचाई तक पहुंचना नामुमकिन है जब तक कि वह किसी तरह लाइफ जीनो एसेंस को सोख न ले और सुपर जीनो पॉइंट्स न कमा ले। लोग अक्सर हान सेन से संबंधित सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा करते थे। दूसरी ओर अधिकारी केवल इस बारे में सोच रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि वे उससे जीवन जीनो सार को अवशोषित करने का रहस्य कैसे उगलवा सकते हैं। लड़ाई वाली रात से ही हान सेन का कम्युनिकेटर बजना बंद नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अपने कम्युनिकेटर को बजने नहीं दिया तो जी परिवार के बाकी सदस्यों के लिए यही बात नहीं कही जा सकती थी। परिवार के बाकी सदस्यों को हान सेन की जानकारी चाहने वाले लोगों ने परेशान कर रखा था। जी रुओजिन के राष्ट्रपति बनने का कारण उनकी अपनी शक्ति नहीं थी। उनके कई गुटों, परिवारों और उच्च पदों पर आसीन संगठनों से संबंध और गठबंधन थे, इसलिए वह उनके अनुरोधों को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। जी रुओजिन हान सेन से बात करने गया और उससे इस बारे में पूछा। चाहे उसने लाइफ जीनो एसेंस ग्रहण किया हो या नहीं, उसे एलायंस को जवाब देकर संतुष्ट करना ही था। वह उनकी जिज्ञासा को हमेशा के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट या झूठ के जवाब दिया। तुरंत और सकारात्मक स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, मैंने सुपर जीनो पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जब हान सेन यूकेलन से लड़ने गया तो उसने इतना कुछ उजागर करने के परिणामों पर विचार किया। जी रुओजिन का सवाल उसे आश्चर्यचकित नहीं कर पाया, इसलिए हान सेन ने जवाब तैयार रखा। हान सेन की पुष्टि सुनकर जी रुओजिन चुप हो गई। कुछ समय बीतने के बाद उसने हान सेन से कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। हान सेन मुस्कुराया और बोला, इसमें कोई राज नहीं है। सुपर जीनो पॉइंट पाना आसान है, आपको बस एक सुपर जीव के अंडे ढूंढने हैं। ऐसा अंडा जो अपने खोल के अंदर अर्ध संयोजित हो, उसे खाओ और तुम्हें सुपर जीनो पॉइंट मिलेंगे। मैं यहीं से अपने अंक लाता हूँ। सचमुच? जी रुओजिन ने चौंक कर पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जवाब इतना आसान होगा। हान सेन ने कहा, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि यह गलत नहीं है। अच्छा, यह एक महत्वपूर्ण खोज है और मानवता की भावी प्रगति के लिए बहुत मायने रखती है। जी रुओजिन यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे कहा, अब और चिंता मत करो। जी परिवार इस रहस्योद्घाटन से जुड़े सभी मामलों को संभालेगा और इस खोज से आपको जो लाभ मिलेगा वह आपको निराश नहीं करेगा। हान सेन ने कोई इनाम पाने की योजना नहीं बनाई थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पूरी सच्चाई कबूल नहीं की थी। और किसी सुपर प्राणी के अंडे पाना उसे सीधे मारने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दूसरे भगवान के अभयारण्य में सुपर जीवों को ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन अंडों को ढूंढना तो मुश्किल था। अगर लोग उन्हें ढूंढने में अपना समय लगाना चाहते थे तो हान सेन को नहीं लगता था कि उनकी कोशिशें उनके रास्ते में ज्यादा बाधाएं डालेंगी। इस बात की संभावना बेहद कम थी कि कोई इतना भाग्यशाली होगा कि उसे ऐसा अंडा मिल जाए और फिर उसकी रखवाली करने वाले सुपर प्राणी को मार भी सके। और सिर्फ अंडे ढूंढकर सुपर जीनो पॉइंट्स हासिल करना नामुमकिन सा लग रहा था। अभयारण्य में वापस आकर हान सेन ने मोमेंट शेल्टर छोड़ने की योजना बनाई। वह एक और मानव आश्रय की तलाश करना चाहता था ताकि तांग जेनलियू को लाइफ जेनो एसेंस बेचकर उसके साथ अपना सौदा पूरा कर सके। पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़ने के बाद उसे ज्यादा समय नहीं लगा जब उसे एक मानव आश्रय मिल गया जहां वह लेन देन पूरा कर सकता था। तांग परिवार ने उसे एक दुर्लभ धातु की खदान का स्वामित्व उपहार में दे दिया। यह जैद स्टील नहीं था, लेकिन खदान से मिलने वाला जैद मिश्र धातु होना बहुत जरूरी था। ये महंगा था और लोग अभी भी मिश्र धातु के गुणों और विशेषताओं का पता लगा रहे थे, इसलिए इसकी कीमत अभी भी बढ़ रही थी। एंजल जीन ऑफिस के अंदर झाओ सेवेंथ किसी से बात कर रहा था। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर में शाही शूरा दिखाई दे रहा था, जिसने मुकाबले के बाद हान सेन पर हमला करने की कोशिश की थी। मिस्टर झाओ, अपना अनुबंध पूरा करने के लिए हमें अपने एक शाही सदस्य की बलि देनी पड़ी। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? शाही शूरा ने सातवें झाओ से कहा। झाओ सातवें ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, शांति की स्थापना को रोकना हमारा अंतिम लक्ष्य है और यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। इसके अलावा यू केलान की मौत उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा थी। यह मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिस्टर झाओ, हमारे मित्र की हत्या व्यर्थ नहीं हो सकती। इस पर थोड़ा और विचार करें, क्योंकि यदि आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो हमें अपना सहकारी उद्यम समाप्त करना पड़ सकता है, शाही शूरा ने दृढ़ता से कहा। झाओ सेवेंथ ने भौहें चढ़ाईं और उसके चेहरे पर क्रोध और घृणा का भाव छा गया। ये भाव बस एक पल के लिए था और फिर जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला गया। वह मुस्कुराया और बोला, जनरल शाहेंग, आप क्या चाहते हैं? मुझे परवाह नहीं कि यह कैसे हुआ, लेकिन जिसने हमारे किसी को मारा है उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। हान सेन को मरना ही होगा। शाहेंग के चेहरे पर हत्या का कुरूप भाव उभर आया। कोई बात नहीं, ये बिना किसी कठिनाई के व्यवस्थित हो सकता है। मुझे 1 महीना दीजिए और उस समय सीमा के अंत तक हान सेन इस दुनिया से चला जाएगा। जहां तक नवीनतम पैकेज की बात है, कृपया उसे समय पर पहुंचा दें, झाओ सेवेंथ ने कहा।
मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। तब तक हमारे सहयोग के समझौते को खत्म समझिए, शाह हिंग ने कहा। ठीक है, झाओ सातवें मुस्कुराया। बातचीत के बाद झाओ सेवेंथ मुस्कुराया। उसने झाओ लियान को बुलाया और ठंडे स्वर में कहा, हमारे लोगों को डोंग लॉन ग्रह पर ले जाओ, उनकी रसद लूट लो और वहां शूरा को मार डालो। झाओ लियान अचानक आदेश सुनकर चौंक गए और पूछा, अध्यक्ष महोदय, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके दुश्मन बन जाएंगे? भविष्य में हमारी आपूर्ति का क्या होगा? वे वहां अकेले शाही शूरा नहीं हैं। अगर उनके साथ हमारी व्यवस्था खत्म हो जाती है तो मुझे यकीन है कि कोई और परिवार उनकी जगह लेने के लिए उत्सुक होगा। झाओ सातवें ने ठंडी मुस्कान दी। हान सेन और भी सुपरजीवों को ढूंढने की उम्मीद में पहाड़ों में वापस चला गया। हालांकि वहां कई सुपरजीव थे, लेकिन वह किसी एक को भी नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा उसे दूसरी पीढ़ी के जीवों को भी ढूंढना था, जिससे उसके लिए उपयुक्त लक्ष्य बहुत कम हो गए। मैं शैतान रक्त राजा के आश्रय को कब ध्वस्त कर पाऊंगा? ऐसी जगह पर दूसरी पीढ़ी के कई महाप्राण प्राणी जरूर होंगे। हान सेन ने लालच से इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन ये विचार थे और कुछ नहीं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह जानता था कि वह इतने सारे महाप्राणियों से एक साथ नहीं निपट पाएगा। इस साहसिक कार्य के बारे में उसके मन में बस विचार और कल्पनाएं ही आ रही थीं। एक खास घाटी से बाहर निकलते हुए हान सेन ने देखा कि वह पर्वत श्रृंखलाओं को पीछे छोड़ रहा है। इतने समय तक खोज करने के बाद वह दूसरी पीढ़ी के किसी सुपर प्राणी को न ढूंढ पाने पर निराश हो गया। मुझे बस 40 सुपर जीनो पॉइंट से कम की ज़रूरत है, तब तक मैं इसे अधिकतम कर सकता हूँ। हान सेन जल्द ही एक श्रेष्ठ खिलाड़ी बनने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि वह अभी बहुत कमज़ोर था और गठबंधन के कुलीनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसने यू केलन को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसे शैतानी आंख वाली मकड़ी की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे उसने शूरा के दिमाग को एक पल के लिए चकमा दिया, जो हान सेन के लिए शूरा को ऐसा वार करने के लिए काफ़ी था जिससे राजा का दिमाग नष्ट हो गया। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जीत निश्चित रूप से पक्की नहीं थी। हालांकि अगर वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता तो ये लड़ाई आसान हो जाती। उसके पास जो शक्ति होती उससे उसके समान शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति को मारना एक छोटी सी उपलब्धि होती। पहाड़ों की उबड़ खाबड़ ढलानों को पीछे छोड़ते हुए वह खुद को हरे भरे विस्तार और पन्ने जैसे चरागाहों के बीच पाया। खेत अभी भी थोड़े ढलान पर थे, लेकिन वे ढेर सारे पौधों से सजे हुए थे। घास के मैदानों में हान सेन ने देखा कि एक अकेला प्राणी छोटे जीवों के एक पूरे समूह को भगा रहा है। वे भीड़ों की तरह थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जो जीव उनका पीछा कर रहा था उसके 6 पैर और 2 हाथ थे। वह देखने में अजीब सी चीज थी और उसके लिए यह पहचानना मुश्किल था कि वह क्या है या वह किसी और जीव जैसा दिखता है। उसकी जीवन शक्ति को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह एक पवित्र रक्त प्राणी है। हान सेन को पवित्र रक्त वाले जीवों को मारने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसने चल रहे उपद्रव से आगे निकल जाने की योजना बनाई ताकि उन्हें मारने में लगने वाले समय और ऊर्जा को बचाया जा सके। लेकिन जैसे ही हान सेन ऊपर से उड़ा, सिल्वर फॉक्स उसके कंधे से कूद गया। जमीन पर उतरते ही वह उस अजीब राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। लिटिल सिल्वर राक्षस पर कूदा और उसे तुरंत बिजली से मार डाला, और ऐसा होते देख हान सेन काफी उलझन में पड़ गया। नन्हा सिल्वर कभी भी अपनी मर्जी से किसी जीव पर आक्रामक हमला नहीं करता था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह ऐसा क्यों कर रहा है। भीड़ जैसे जीव भी अजीब थे। उनकी जीवन शक्तियां ज्यादातर साधारण थीं और उनमें से सबसे शक्तिशाली उत्परिवर्ती थे। अजीब बात यह थी कि कोई भी प्राणी सिल्वर फॉक्स की मौजूदगी से भागता हुआ नहीं दिख रहा था। राक्षस को मारने के बाद चांदी की लोमड़ी भीड़ों को मारने नहीं गई, बल्कि वह बस दूर से उन्हें देखती रही। हान सेन सिर्फ अंदाजा लगा पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। हैरान भाव से हान सेन सिल्वर फॉक्स के पास गया और भीड़ों को देखने के लिए उसके बगल में बैठ गया, ठीक वैसे ही जैसे उसका छोटा पालतू जानवर करता था। तभी हान सेन ने कुछ अजीब देखा। आम जीव शायद ही कभी पौधे या खाना खाते हों। केवल प्राणियों के बच्चे ही पारंपरिक रूप से पौधे खाते थे और वे आमतौर पर सुपर प्राणी होते थे। लेकिन हान सेन ने भीड़ों के जिस झुंड को चरते हुए देखा वह पूरी तरह से साधारण और उत्परिवर्ती जीवों से बना था। उन्हें जमीन पर सिर झुकाकर घास खाते देखना एक अजीबोगरीब नज़ारा था। लेकिन उस एक अजीब पहलू के अलावा हान सेन को और कुछ भी खास नजर नहीं आया। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए वे भीड़ें ही लग रहे थे और कुछ नहीं। छोटी सिल्वर, हमारे जाने का समय हो गया है। जब हान सेन ने सिल्वर फॉक्स से कहा कि जाने का समय हो गया है तो वह टसे मज नहीं हुई। वह बस घास पर लेटी रही और भीड़ों को देखती रही। हान सेन उसके जाने से इनकार करने पर कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह बस सिल्वर फॉक्स के पास लौट आया और उसके साथ भीड़ों पर नजर रखना जारी रखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, उसे शक होने लगा कि सिल्वर फॉक्स ने कुछ खोज लिया है और हान सेन ने उसे अभी तक देखा नहीं है। उन्होंने आधा दिन इन छोटे जीवों को देखने में बिताया और जब तक वे उन्हें देखते रहे भीड़ें उस क्षेत्र में ही रहीं और घंटों तक मजे से चरती रहीं।
जब सूरज ढलने वाला था, भेड़ें इधर उधर भागने लगीं। एक भेड़ ने आगे बढ़कर उन्हें सीधे उन पहाड़ों पर पहुंचा दिया जहां से हानसेन अभी अभी नीचे आया था। चांदी की लोमड़ी उनके पीछे पीछे चली और हानसेन भी चांदी की लोमड़ी के पीछे पीछे। कुछ ही देर बाद भेड़ें एक घाटी में पहुंच गईं जिसका एक छोर बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भेड़ें यहीं रहती थीं। सिल्वर फॉक्स ने छोटे सुअर की तरह चारों ओर जमीन को सूंघा, जिससे हानसेन को मजा आया। लेकिन हानसेन समझ गया कि सिल्वर फॉक्स का यह व्यवहार असामान्य था। वह ऐसा तभी करती थी जब उसे कुछ मिल जाता था, इसलिए उसने उसे ज़रूरी समय दिया। क्या यहाँ पहाड़ों में कोई खजाना मिल सकता है? हानसेन के चेहरे पर गहरी सोच थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सिल्वर फॉक्स अपनी गति तेज करके घाटी में और आगे बढ़ रहा है। हानसेन अचानक अपने विचारों से बाहर आया और तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा। रास्ते भर सिल्वर फॉक्स जमीन को सूंघता रहा, मानो किसी चीज की तलाश में हो। भेड़ें आक्रामक नहीं लग रही थीं, और जब दोनों उनके पास पहुंचे तो भेड़ें बस भाग गईं। वे उन दोनों को देख रही थीं जो उनकी घाटी में आए थे। ये सौभाग्य की बात है कि वे यहाँ रहते हैं और आसपास कोई इंसान नहीं है। अगर इंसान इन इलाकों में होते तो वे सभी मारे गए होते, हानसेन ने मन ही मन सोचा। नन्हा सिल्वर घाटी की गहरी खाइयों में आगे बढ़ता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चट्टान के सामने ले जाया गया हो, और वह अपने पंजों से पत्थर को खुरचने लगा। जहां सिल्वर फॉक्स खुदाई कर रहा था, वहां एक बहुत पतली दरार थी। कागज जितनी चौड़ी किसी चीज को छोड़कर उस दरार में किसी भी चीज को जाने की इजाजत नहीं थी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हानसेन दीवार के पास गया और देखा कि सिल्वर फॉक्स क्या खोदने की कोशिश कर रहा था। छोटी सी दरार से एक तरह का तरल पदार्थ रिस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस जगह के पौधों को नमी दे रहा हो, जिससे वे तेजी से बढ़ रहे हों। जल्दबाजी में सिल्वर फॉक्स ने जमीन में 2 मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया था। नीचे की ओर एक गुफा खुल गई। ये गुफा बहुत बड़ी थी और उस गुफा में ढेर सारे स्टैलेक्टाइट्स थे। अंदर काफी नमी थी और अंदर पानी के लगातार टपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हानसेन ने देखा कि स्टैलेक्टाइट्स की नोकों से काफी पानी टपक रहा था, जिससे उनके नीचे एक तालाब बन गया था। पहाड़ से जो पानी निकल रहा था वह इसी कुंड से आया होगा, लेकिन वह कुछ खास नहीं लग रहा था। सिल्वर फॉक्स तालाब के पास पहुंचा और कई बार उसके चारों ओर चक्कर लगाया, मानो वह किसी विशेष चीज की तलाश में हो। हानसेन ने सिल्वर फॉक्स का पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूल के किनारे उससे मिलता, सिल्वर फॉक्स ने मुड़कर अपने मालिक को अपने दांत दिखाए और गुर्राया। इतना स्वार्थी मत बनो। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज मिल भी गई हो तो भी मैं उसे तुमसे नहीं चुराऊंगा। हानसेन ने शायद ऐसा कहा हो, लेकिन ये सिर्फ झूठ था। वह मन ही मन सोच रहा था कि सिल्वर फॉक्स जो भी चीज ढूंढ रही है, उसे वह कैसे चुरा सकता है। लेकिन फिर भी सिल्वर फॉक्स के इस तरह व्यवहार को देखते हुए हानसेन ने अपना रास्ता रोक लिया। वह थोड़ी दूर खड़ा होकर सिल्वर फॉक्स को देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसे एक झलक मिल जाए कि वह क्या खोज रही है। कुछ ही देर बाद हानसेन को समझ आया कि सिल्वर फॉक्स ने उसे क्यों भगाया था। लालच की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तालाब में कुछ जिंदा था। नन्हा सिल्वर उसे आगाह कर रहा था। हानसेन को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब सिल्वर फॉक्स पूल का निरीक्षण करने के लिए रुका तो उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। तालाब में जिस दिशा में सिल्वर फॉक्स देख रहा था, एक मछली तैर रही थी। मछली ज्यादा बड़ी नहीं थी। दरअसल उसकी लंबाई सिर्फ 10 सेंटीमीटर थी और वह अर्धपारदर्शी थी। उसकी हड्डियां भी पारदर्शी थीं और उसे ठीक से देखने का एकमात्र तरीका उसकी रक्तवाहिकाओं को देखना था। अगर आप पानी में ध्यान से न देखें और उसे इस तरह न देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह मौजूद है भी या नहीं। पानी के कारण हानसेन उसकी जीवन शक्ति को महसूस करने में असमर्थ था। इसके बजाय उसने अपना शैतानी आंखों वाला मुखौटा लगाया और मछली पर एक ज्वाला की उपस्थिति देख ली। यह उसकी जीवन शक्ति थी और यह किसी भी अन्य महाप्राण प्राणी की तरह ही गर्म होकर जल रही थी। वह छोटी सी चीज एक सुपर प्राणी है। हानसेन को आश्चर्य और भ्रम का मिला जुला एहसास हुआ। छोटी मछली के अंदर की ऊर्जा धुंधली थी, इसलिए वह पहली पीढ़ी का ही एक सुपर प्राणी था। और चूंकि मछली में बिजली के तात्विक गुण नहीं दिख रहे थे, इसलिए हानसेन को आश्चर्य हुआ कि सिल्वर फॉक्स उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही थी। सिल्वर फॉक्स तालाब के पास लेट गया और हिला तक नहीं। थोड़ी देर बाद वह तालाब के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाने लगा जैसे पहली बार आया था। वह छोटा सा शैतान लगभग सोच में डूबा हुआ लग रहा था। वह क्या चाहता है? हानसेन ने खुद से कहा जब उसने सिल्वर फॉक्स को देखा। अगर सिल्वर फॉक्स मछली को मारना चाहता तो वह ऐसा कर सकता था। तालाब ज्यादा गहरा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 फीट गहरा। वह पानी में बिजली भी आसानी से गिरा सकता था, बिना किसी जलीय प्रतिक्रिया की चिंता किए। और हाँ, हानसेन भी वहां मौजूद था। अगर सिल्वर फॉक्स हमला करना चाहता था और उसे लगता था कि उसे किसी की मदद की जरूरत है, तो उसे जरूर पता था कि उसका मालिक उसे अकेले उस दुष्ट मछली से जूझते देखकर चुप नहीं बैठेगा।
लेकिन सिल्वर फॉक्स फिर से तालाब के पास लेट गया। वह छोटी पारदर्शी मछलियों को तैरते हुए देखता रहा और कुछ नहीं किया। हानसेन बहुत उत्सुक था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस इंतजार कर सकता था। अगर वह तालाब के पास पहुंचता तो सिल्वर फॉक्स हानसेन के पास आकर भयानक चेहरा बना लेती। ये समझते हुए कि उसका पालतू कितना शक्तिशाली हो गया है, हानसेन सिल्वर फॉक्स का गुस्सा भड़काने का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। कुछ ही देर बाद एक भेड़ उस गुफा में घुस आई जिसे सिल्वर फॉक्स ने खोदा था। उसे लोगों से जरा भी डर नहीं लग रहा था और वह हानसेन के पास आकर खड़ी हो गई। भीड़ ने जब तालाब देखा तो वह बाक करने लगी। वह तालाब की ओर ऐसे चली मानो प्यासी हो और पानी पीना चाहती हो। हानसेन को लगा कि सिल्वर फॉक्स उसे रोक देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह वहीं पड़ा रहा और भेड़ों को तालाब पर अपनी प्यास बुझाते देखता रहा। हानसेन ने सोचा कि मछली शायद इस घुसपैठ से नाराज हो गई होगी, लेकिन उसकी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई। दरअसल ऐसा लग रहा था कि मछली को जरा भी परवाह नहीं थी। वह पहले की तरह ही धीरे धीरे तैरती रही। भेड़ ने काफी पानी पी लिया और जब उसका पानी खत्म हो गया तो वह वापस मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन हानसेन ने जो देखा वो बेहद भयानक था। भेड़ का मुंह सड़ने लगा और उसके मांस के टुकड़े नीचे जमीन पर गिरने लगे। और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि भेड़ ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न चला हो। उसे न तो कोई दर्द हो रहा था और न ही कुछ और वह बस उतनी ही सहजता से वापस बाहर की ओर भागती रही जितनी सहजता से अंदर आई थी। चलते चलते उसके चेहरे से और भी मांस का टुकड़ा छूट गया, जिससे गुफा का फर्श खून से भर गया। ऐसा ही उसके शरीर के दूसरे हिस्सों में भी होने लगा, जैसे उसके मांस के चिपचिपे टुकड़े भेड़ों की हड्डियों से अलग होकर फिसलने लगे, जिनसे कभी वे बनी थीं। कुछ ही देर में उसके कंकाल के कुछ हिस्से बाहर आ गए। भेड़ बाहर निकलने की ओर बढ़ती रही और जब तक वह गुफा से बाहर निकली वह सिर्फ एक कंकाल बनकर रह गई थी। एक भयावह स्थिति में उसके अंग इधर उधर बिखरे पड़े थे। भेड़ को जीवित बाहर घूमते हुए देखकर केवल उसकी हड्डियां ही बता रही थीं कि वह क्या है। हानसेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये देखकर हानसेन के पसीने छूट गए और अब उसे तुरंत समझ आ गया कि सिल्वर फॉक्स उसे पास क्यों नहीं आने देना चाहती थी। उस कुंड का पानी किसी भी तरह से पीने लायक नहीं था। मछली का वहां जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तभी गुफा के बाहर से भेड़ों के झुंड की आवाज सुनाई दी। हानसेन जल्दी से बाहर भागा और देखा कि बाकी सभी भेड़ें डरी हुई थीं और उस भेड़ से बचने की कोशिश कर रही थी जो अब सिर्फ एक कंकाल बन चुकी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कंकाल भेड़ को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई और वह यही मान रही थी कि वह भी अपने बाकी प्यारे साथियों की तरह ही है। वह दूसरी भेड़ों के पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसे क्यों टाला जा रहा है। जैसे ही स्केली शीप उनके पीछे पीछे गया, हानसेन को कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। उसकी कई हड्डियां टूट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उस कुंड का पानी आखिर है क्या? हानसेन ने मन ही मन सोचा। उस भयावह दृश्य पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी देखा था। जब वह उस खौफनाक कुंड को देखने वापस लौटा तो उसका दिल डर से धड़क उठा। हानसेन ने हवा सूंघी और उसे कोई भी अप्रिय गंध नहीं लगी, इसलिए कम से कम ये कोई प्राकृतिक एसिड तो नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो पानी ऊपर के स्टैलेक्टाइट से आ रहा हो। लगातार टपकने से एक तालाब बन गया था। हानसेन ने ऊपर देखा और स्टैलेक्टाइट्स के अंदर कई दरारें देखीं जो दर्शाती थीं कि पानी उनके अंदर से रिसता होगा। लेकिन उनसे निकलने वाले पानी की मात्रा बहुत कम थी। 10 स्टैलेक्टाइट्स थे और हर कुछ मिनटों में बस एक बूंद गिर रही थी। भगवान ही जाने कि उस कुंड को बनने में कितने साल लगे होंगे। लिटिल सिल्वर, अगर तुम यहीं इंतजार करते रहे तो सब बेकार हो जाएगा। अगर तुम इस मछली को तालाब से बाहर निकालना चाहते हो तो यह उम्मीद मत करो कि यह खुद ही निकल जाएगी। शायद हमें मिलकर कोई रास्ता सोचना चाहिए जिससे हम इसे खुद ही बाहर निकाल सकें, है ना? हानसेन ने लिटिल सिल्वर से बात की जो लेटा हुआ मछली को देख रहा था। सिल्वर फॉक्स ने फिर मुड़कर हानसेन की ओर देखा, मानो वह हानसेन से कोई योजना सुझाने की उम्मीद कर रहा हो। अपनी गड़गड़ाहट का इस्तेमाल करो, पानी में बिजली भर दो, उसे डरा दो और फिर उसे पकड़ लो। हानसेन ने कुछ देर सोचने के बाद सुझाव दिया। सिल्वर फॉक्स ने हानसेन को तिरस्कार से देखा। उसने पानी की सतह पर बिजली गिरा दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ किया ही न हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह तालाब के अजीबोगरीब तरल के संपर्क में आते ही घुल गया हो। अब हानसेन को उस नज़र का मतलब समझ आ गया जो उसे दी गई थी। उसे एहसास हुआ कि बिजली पानी की सतह को भेद नहीं सकती। तो फिर ये पानी क्या है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? हानसेन चौंक गया। चलो कोई बात नहीं, अगर पानी गड़गड़ाहट को सोख लेता है तो मैं भी इसे सोखते हुए देखना चाहूंगा। जैसे ही हानसेन का संवाद समाप्त हुआ, उसने जल्दी से अपना मोर क्रॉसबो बुलाया, उसमें कच्चे जेड स्टील बोल्ट लोड किए और पूल में मछली पर निशाना साधा।
रजत लोमड़ी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ कदम पीछे हट गई, यह उम्मीद करते हुए कि हानसेन मछली को मार देगा। तालाब के थोड़ा और करीब पहुंचकर हानसेन ने मछली पर सटीक निशाना लगाने के लिए अपना निशाना ठीक किया। उसने उसकी गति का अंदाज़ा लगाया और फिर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन जब बोल्ट पानी में घुसा तो वह किसी तरह चूक गया। तालाब की सतह शीशे जैसी थी, जिससे उसका प्रतिबिंब सामान्य पानी से कहीं ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए पानी में मछली की स्थिति दिखाई देने वाली स्थिति से अलग थी। बोल्ट चूक गया और तालाब के पथरीले तल में जा फंसा। इससे हानसेन को बहुत बुरा लगा। पानी बहुत भयानक था और हानसेन को नहीं लगता था कि वह जेड स्टील के कच्चे बोल्ट को आसानी से निकाल पाएगा। लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक और जेड स्टील बोल्ट निकाला और एक बार फिर मछली पर निशाना साधा। हानसेन ने उसके रास्ते की गणना की और पानी के अपवर्तन को ध्यान में रखा। पैट! बोल्ट पानी और मछली के शरीर में घुस गया। उसके शरीर ने बोल्ट की उड़ान का जरा भी विरोध नहीं किया और बस थोड़ा सा हिलने डुलने के बाद पलटकर मर गया। बस उसकी मौत हो गई। हानसेन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह खौफनाक मछली इतनी आसानी से मर जाएगी। कोई संघर्ष नहीं हुआ और वह एक ही गोली में मर गई।